नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का एक बयान सामने आया है। बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे का यह बड़ा बयान है जो इस वक्त सामने आया है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों। बता दें आपको कि संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है और हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर अब सीएम ने ये बयान दिया है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों, ईडी को उनका काम करने दे संजय राउत। मुंबई के गोरेगांव के पात्रा चौल घोटाले का ये मामला है जहां पर शाम को 4 से 5 बजे के बीच संजय राउत गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 1034 करोड़ के घोटाले के मामले में आज सुबह से ही परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम संजय राउत के घर पहुंची है और इसी के बाद से अब तक 7.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और पूछताछ भी की जा रही है। और अब तक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि संजय राउत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। और इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर डर नहीं तो फिर कार्रवाई होने दें। और बदायूं से खबर है जहां पर ट्रैक्टर से दुर्घटना हो गई है। इस दुर्घटना में घटना का जो वीडियो है सामने आया है जहां पर घटना में दोनों कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया। और आपको ये भी बता दें कि उपचार के दौरान एक कांवड़िए की मौत हो गई है जबकि दूसरा कांवड़िया इस वक्त घायल बताया जा रहा है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बदायूं में कछला से 4 किलोमीटर पहले दहनू के पास आज प्रातः 4 बजे उझानी थाना अंतर्गत 2 पैदल कांवड़िए की पीछे एक कांवड़ के ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हो गई जिसमें दोनों घायल हो गए थे। दोनों को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज बदायूं में एडमिट कराया गया। आज प्रातः 8 साढ़े 8 बजे उपचार के दौरान एक कांवड़िया शंकर लाल जो थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई है। 33 वर्षीय हैं और जो दूसरे कांवड़िया थे वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से अवमुक्त। और अब खबर फतेहपुर से है जहां 2 दिन पूर्व जहानाबाद में ई रिक्शा चालक ने सहयोगी के साथ मिलकर होमगार्ड की पिटाई की थी और पिटाई के कारण घायल हुए होमगार्ड की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। तो वहीं पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर अब ई रिक्शा चालक और सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और राजधानी पटना से खबर सामने आ रही है जहां पर शनिवार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाग लिया और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। अमित शाह के आने से पहले सुबह पटना की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में सभी संयुक्त मोर्चा के 750 सदस्यों ने अपने राज्यों की परंपरा के अनुसार वेशभूषा धारण की और उसी पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा निकाली गई है। हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय के नारों के साथ ये यात्रा निकाली गई और गांधी मैदान से वृद्ध स्मृति पार्क तक ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा की बैठक के लिए पूरे देश से सभी प्रकोष्ठ के नेता पटना आए हैं। सभी अपने प्रदेशों के लिबास में इस यात्रा में शामिल हुए हैं और हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा में शामिल रहे। और कांग्रेस ने झारखंड के उन 3 विधायकों को रविवार को निलंबित कर दिया है जिनके पास से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है।
कांग्रेस ने शनिवार को ही इन 3 विधायकों के पकड़े जाने के बाद भाजपा पर झारखंड में उसकी गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। और यहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी की झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने यह कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दरअसल शनिवार को ही एक SUV गाड़ी को रोका था, जिसमें हावड़ा के रानीहाटी में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगरी राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर यात्रा कर रहे थे। कथित तौर पर वाहन में भारी मात्रा में नकदी मिली है और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ट्विटर पर भी लिखा कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज रात हावड़ा में बेनकाब हो गया है। अब दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में भी वही करना है जो उन्होंने महाराष्ट्र में ईडी की जोड़ी लगाकर किया था। और इस बीच एक अहम खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आतंकवादी संगठन ISIS को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने रविवार को देश के 6 राज्यों के 13 जिलों में विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है। और जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए। जल्दी ही इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में आतंकी गतिविधियों के मामले में NIA के द्वारा 25 जून 2022 को IPC की धारा 153A और 153B और UAP अधिनियम की धारा 18B, 38 और 39 समेत 40 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी के बाद से छापेमारी की जा रही है, जहां पर NIA ने 6 राज्यों में ISIS से जुड़े 13 राज्यों में कार्रवाई की और कई परिसरों की तलाशी ली गई है। इसमें मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन जिले में, गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिले में, बिहार में अररिया जिले में, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर जिले में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ जिले में और उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले में छापेमारी की गई। ये सभी जिले ISIS की गतिविधियों से संबंधित पाए गए और NIA को यह भी जानकारी मिली है कि अपनी इस साजिश के तहत सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों को बरगलाकर आतंकी संगठन ISIS में भर्ती किया जा रहा है। और रुक करते हैं फतेहपुर का, जहां घर के सामने सहन की जमीन को लेकर 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर विवाद हो गया है। इसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। और आपको बता दें कि मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के सौरपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 महिला पक्ष लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं को जमीन पर गिरकर पीटा जा रहा है। बुरी तरह से महिलाओं के बीच ये विवाद हो रहा है और बताया जा रहा है कि मामूली से जमीन के विवाद को लेकर इन महिलाओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। काफी देर तक ये मारपीट होती रही और इस मारपीट का अब वीडियो भी है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और मामला फतेहपुर जनपद के विकासखंड खजोहा मुख्यालय का है, जहां पर लगभग 40 साल पहले पूर्व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमाशंकर दीक्षित के द्वारा कस्बे में पेयजल की सुचारू व्यवस्था को चलाने के लिए जल निगम के अंतर्गत 2 नलकूपों और 1 टंकी का निर्माण कराया गया था। इस योजना के तहत कस्बे के साथ 16 गांव की पेयजल योजना थी, पर धीरे धीरे जल निगम की उदासीनता के चलते ये व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ ही 16 गांव की तो बात छोड़िए, बल्कि अब खजुआ कस्बे को ही पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा। अगर देखा जाए तो कस्बे की कुल आबादी लगभग 10,000 के आसपास है, लेकिन लोग अभी भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं।
खजुआ के जहाँ सबसे बड़ी यदि कोई समस्या आ रही है तो पेयजल की समस्या है, जो 50 वर्षों पुरानी यहाँ पानी टंकी जिससे 16 गांवों की एक सप्लाई है पानी की, उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से महीने 2-3 महीने हो जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कभी एक मोटर फूक जाती है, कभी दूसरी फूक जाती है। इस तरीके से लोगों को पानी की व्यवस्था से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। इसके लिए कई बार हम लोगों ने विभागीय या जो वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके कई सदस्यों को हम लोगों ने सूचित किया है। यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी जो साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, विधायक जी राजेंद्र पटेल जी हैं, उनको हम लोगों ने लिखित दिया है, जिस पर कई भाजपा के खुद सदस्यों ने हमारे पास एक पत्र है, उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत बार उनको सूचना भी दी है। कई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का खुद का भी हस्ताक्षर है पानी की समस्या को लेकर, मगर आज तक उन्होंने मुझे आश्वासन ही दिया है, उस पर कोई हल नहीं निकाल पाए। अब इसमें साहब हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी बहुत पीड़ित आदमी है पानी की वजह से। तो पानी नहीं आ रहा, कितने दिनों से नहीं आ रहा? ये आ रहा कम से कम 2 महीने से। तो आपने किसी जल निगम के अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को? अब साहब हम तो किया नहीं, हम तो यही देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, तो देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। तो फिर आप पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ से 100 मीटर दूर से लाते हैं। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने एक बयान दिया है। अफजल अंसारी ने अपने और परिजनों पर हो रही पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मेरे लिए पुरस्कार है। उन्होंने कहा है कि 40 से 45 साल जिस पथ पर चला उसी का ये पुरस्कार है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में उस पथ पर चलने वालों को यही पुरस्कार मिलेगा। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुजरात और यूपी मॉडल पर भी अफजल अंसारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मॉडल का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता है, किसी भी मॉडल का निर्धारण उसके काम से किया जाता है। अब क्या मॉडल है, कैसे मॉडल है, वो तो मॉडल किसी भी मॉडल के लिए कोई अच्छाई और बुराई का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। गुजरात मॉडल कितना सफल है या कोई दूसरा मॉडल कितना सफल है, जिससे पब्लिक को राहत मिलती है, जिससे पब्लिक का हित होता, रोजी रोटी की समस्या हल होती है। जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य, आगे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कैसे रोजगार, कितने हैं जो ओवर एज हो गए, माँ बाप ने जीवन की सारी कमाई लगा दी कि हम पढ़ा लेंगे अपना एक बेटा भी, अगर हमारा कहीं नौकरी पा जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में निराशा। रायबरेली से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ियों के जत्थे का सीओ सिटी भदोकर पुलिस ने स्वागत किया है। रायबरेली में प्रयागराज नेशनल हाईवे बाईपास के पास मुंशीगंज चौराहे पर सीओ सिटी वंदना सिंह और भदोकर इंचार्ज समेत कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए गए। अधिकारियों ने इन कांवड़ियों को नाश्ता भी कराया है और फिर सभी को तिरंगा झंडा देकर वहां से विदा किया गया है। आपको ये वीडियो दिखा दें, यहाँ पर ये तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और कांवड़ियों के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है, उनका सत्कार और स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उन्हें फूल भेंट किए जा रहे हैं और नाश्ता कराया जा रहा है, साथ ही साथ तिरंगा देकर फूल वर्षा करते हुए इन कांवड़ियों को विदा किया जा रहा है। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और प्रशासन का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनके ही कर कमलों द्वारा यह अच्छी सुविधा की उपलब्धि हुई हम लोगों को। कितने सालों से आप जा रहे हैं? हम लोग 10-12 साल से जा रहे हैं। तो इस तरह का स्वागत समारोह पहले कभी हुआ? इस तरह का स्वागत सम्मान पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी सरकार में नहीं हुआ, जो आज ये भाजपा सरकार में हो रहा है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए आज जो है रायबरेली पुलिस प्रशासन ने जो है वो पूरी तैयारी की है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कांवड़ियों में एक उत्साह नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है इनके स्वागत के लिए। हमारे साथ कुछ कांवड़ियाँ आई है, इनसे जानते हैं कि आज जो प्रशासन इनका स्वागत किया ये कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौरसिया। राधेश्याम जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ग्राम पोस्ट रहवा, जिला रावली, थाना हरचंदपुर के रहने वाले हैं। हम बाबा धाम की कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। आज यहाँ रास्ते में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपका स्वागत सम्मान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
24 सालों से मैं बराबर लगातार कार्टून जा रहा हूँ। पहली बार आज 25वें साल प्रशासन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँ। प्रशासन का भी आभार है। पहली बार मेरा लोगों का इतना बड़ा स्वागत और सम्मान हुआ है। इन लोगों हमारे साथ एक लोग और है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं आज प्रशासन के द्वारा स्वागत सम्मान? जी अच्छा हुआ, स्वागत सम्मान अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है और इनके उत्साह में ही ये बम बम भोले के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ और शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज रायबरेली। और सोनभद्र के बीजपुर में स्थित एनटीपीसी रेहन परियोजना, जो कि विद्युत उत्पादन में देश और प्रदेश की एक प्रमुख इकाई है, वहां विद्युत उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण भी प्रमुखता के साथ किया जाता है। अब एनटीपीसी रेहन के द्वारा योजना लगभग 20,000 फ्लाइंग ऐश से ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। इससे प्लांट से निकलने वाले खराब ऐश का उपयोग भी हो पा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल एनटीपीसी रेहन के द्वारा लगाई लगभग 84 लाख फ्लाई ऐश ईंटों का उत्पादन किया गया था और इनका उपयोग एनटीपीसी रेहन के परिसर और नगर परिसर में किया गया है। आपको ये भी बता दें कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग से न केवल उर्वरा मिट्टी का संरक्षण होता है, बल्कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। साथ ही एनटीपीसी रेहन ISI मार्क वाली फ्लाई ऐश ईंटों को आसपास के शहरों और गांव में लाल ईंट से कम मूल्य पर बेचने पर विचार कर रही है। इसी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी इसका विक्रय किया जा सकेगा। कीमत जो है वो लाल ईंटा के बराबर से काफ़ी कम है। मतलब लाल ईंटा कीमत अभी हमें पता नहीं है कितना क्या कीमत मिलता है, बट हमारे यहाँ का जो ऐश ब्रिक जो बन रहा है, इसका कीमत लगभग जो है 3.25 रुपया पड़ेगा हमारे यहाँ पे फैक्ट्री पे। अगर जिसको ले जाना है उसको अलग से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस लोडिंग करना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ पे 3.25 रुपया पड़ेगा। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट है। हम तो चाहेंगे जो भी ब्रिक यूज़ करता है, जो भी ईंटा यूज़ करने वाला, जो भी यूज़र्स है, जैसे बिल्डर्स हो, बाकी छोटा छोटा जो हमारा जो मकान बनाता है, वो लोग भी जो है ना ईंटा का यूज़ करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, प्लस इससे क्या होगा, जो राख का यूज़ भी हो जाएगा, इस्तेमाल भी सही इस्तेमाल भी होगा, सबको अच्छा होगा देश के। और अगर आपका नाम टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल है और अभी तक आपने टैक्स नहीं भरा है, तो आज ही भर दें, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। अगर आज भी टैक्स नहीं भरा गया तो आपके ऊपर भारी भरकम लेट फाइन लग सकता है। मिली जानकारी के अनुसार ITR जमा करने की आखिरी डेट से ठीक एक दिन पहले तक 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं। टैक्स पेयर्स की सहायता के लिए आज यानी रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे। पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित वरिष्ठ नेता पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी अपने संगठन में अमूलचूल बदलाव के साथ ही पश्चिम बंगाल मंत्रिपरिषद में भी व्यापक फेरबदल करने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि फेरबदल का उद्देश्य स्कूल भर्ती घोटाले की जांच से प्रभावित हुई पार्टी की छवि को बदलना होगा। तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार दोनों में प्रभावी भूमिका में रहे चैटर्जी को गिरफ्तारी के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया था और पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब आपको ये भी बता दें कि ईडी ने इस मामले में पिछले हफ्ते ही चैटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। अर्पिता के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। और अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, जहां पर संकेत महादेव सरगर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। संकेत ने पुरुष वेटलिफ्टिंग के 55 किलो भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और संकेत ने क्वीन एंड जर्क एंड स्नैच को मिलाकर कुल 248 किलो वजन उठाया है। मलेशिया के बिन कजन मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। संकेत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे थे और उन्होंने पहले ही प्रयास में ये कामयाबी हासिल की है। बताते चले आपको कि संकेत ने कहा कि लास्ट में जर्क से प्रॉब्लम हो गई, तो वहीं दूसरा मेडल गुरु राजा पुजारी ने दिलवाया है। दूसरे दिन वेटलिफ्टिंग में भारत का दोहरा
दिन रहा जहां पर दोहरी खुशी भारत को मिली है। और इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग में दूसरे दिन भी भारत के खिलाड़ियों का कमाल जारी रहा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें आर्य न्यूज।